सो लिसनर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। मैं भी ठीक हूँ, बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हॉरर आर को पसंद किया। जैसा मेरा प्रॉमिस है, आई विल डू माई बेस्ट टू कम अप विद हॉरर आर एवरी वीक। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो कैंपिंग एंजॉय करते हैं? मालूम है, कैंपिंग का सबसे एक्साइटेड पार्ट होता है नाइट टाइम, जब या तो आप सब मिल बैठे हैं आग जलाकर और आबादी से दूर सितारों से भरे आसमान और आसपास सन्नाटे में खुद पर बीती पैरानॉर्मल एक्टिविटीज डिस्कस करें। यही वो पार्ट है जिसकी वजह से मैं कैंपिंग करता हूं। लेकिन आजकल बहुत गर्मी है, तो अब कैंपिंग होगी विंटर के करीब। तब तक हम कैंपिंग से रिलेटेड मिस्ट्री हॉरर स्टोरीज डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं कैंपिंग से रिलेटेड, और कुछ दोस्तों की स्टोरीज भी मेरे पास हैं। मैंने उन सबको फिल्टर कर लिया है और आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। सो आवर फर्स्ट ईमेल इज फ्रॉम इंडिया। शारदा ने दिल्ली इंडिया से हमसे कैंप साइट का एक अनोखा इंसिडेंट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने खुद एक ऐसी क्रिएचर को विटनेस किया जो उनके कैंप के आसपास घूम रही थी और छोटी बच्ची की आवाज में रो रो कर उनको डरा रही थी, या शायद अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। शारदा लिखती हैं, ये लास्ट ईयर की बात है। हम यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स ने गेट टुगेदर पार्टी की थी। यूनिवर्सिटी के बाद हम सब इतने बिजी हो गए थे कि मीटअप ही नहीं हो रहा था। उस रात पार्टी में ये डिसाइड हुआ कि हम लोगों को एक ब्रेक लेना चाहिए, और चौंके हम दोस्तों में से एक दोस्त करण इनसाइड इंडिया टूरिज्म का ही काम कर रहा था, तो उसकी सजेशन पर शिमला जाने का प्लान बन गया। शिमला में कैंपिंग का आइडिया करण का ही था, और एक्चुअली मैंने तो इससे पहले कभी कैंपिंग की नहीं थी, तो थोड़ी हेजिटेशन भी हो रही थी। एक जंगल में पहाड़ों पर न जाने कहां कैंप लगेंगे और वहीं सारी रात गुजारनी होगी। ज्यादातर फेलोज ने इस आइडिया को पसंद किया, तो फिर डन हो गया कि नेक्स्ट वीक शिमला में कैंपिंग की जाएगी। वीक गुजरते देर नहीं लगी और हम लोग एक साथ ही ग्रुप बनाकर शिमला के लिए निकल गए। शिमला में हमारी कैंपिंग साइट थी पाइन हिल्स। लोकेशन पर पहुंचे तो जहां वेदर बहुत बढ़िया था, वहीं वो जगह भी बहुत आकर्षक थी। बट बिलीव मी, जितनी सुंदर ये जगह दिन में लगती हैं, उतनी ही खौफनाक रातें होती हैं वहां की। एटलीस्ट मेरा तो यही बिलीव है। अब जैसे जैसे रात होती गई, सीनरी और सुंदर लगने लगी। कैंप साइट पर ब्लू कलर के कैंप्स लगे थे। एक तरफ फॉरेस्ट था और एक तरफ माउंटेन्स। हमारे ग्रुप में 10 लोग थे। सब लोग अपनी अपनी तरह से एंजॉय कर रहे थे। आसपास के कैंप के लोग भी साथ ही बैठे हुए थे। कई लोग ड्रिंक कर रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे, कहीं फोटोग्राफी हो रही थी, कहीं बिजनेस की बातें। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, ये प्लान बन रहा था। बट मैं और एक मेरी दोस्त निधि केवल यही सोच रहे थे कि हम सोएंगे कैसे। माना कि वो जगह बहुत सुंदर थी, पर रात हो गई थी और कैंप के आगे हर जगह अंधेरा फैला था, तो हमें खौफ लग रहा था। सब अपनी अपनी मस्ती में थे कि हम सब ने नोटिस किया कि एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। आवाज इतनी क्लियर थी कि हम सब एक दूसरे को देखने लगे, बिकॉज हमारे कैंप में कोई भी फैमिली के साथ नहीं था, या अगर कोई कपल होगा भी तो एटलीस्ट बच्चे नहीं थे। आवाज फॉरेस्ट की तरफ से आ रही थी, जो विद टाइम तेज होती जा रही थी। हम खड़े होकर फॉरेस्ट की तरफ देखने लगे, बट डार्कनेस में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरे जिस फ्रेंड ने कैंप साइट अरेंज की थी, वो वेपन के साथ उस तरफ गया जिधर से आवाज आ रही थी। हम सब भी वन बाय वन उसके पीछे चलने लगे। एंड वी कांट बिलीव आवर आईज। हम सब ने उधर देखा कि एक बहुत लंबी क्रिएचर, बिलीव इट और नॉट, ऑलमोस्ट 7 to 8 feet tall, skinny, white and naked with long black hair, ट्रीज के बीच में सामने खड़ी थी फॉरेस्ट में, और वो ही वहां खड़ी स्ट्रेंज आवाजें निकाल रही थी, बच्ची के रोने जैसी। वो कभी अपनी लेग्स पर खड़ी हो जाती,
फिर एनिमल्स की तरह लेग्स एंड हैंड्स पर वॉक करने लगती। कैंप के जितने लोग भी उधर आए थे सब उसको देखकर डर रहे थे। फिर करण ने अपने वेपन से हवा में फायर किया तो वो ट्रीज के पीछे छुप गई। करण हम सबको वापस कैंप में ले आया और उसने कहा, ये कोई स्ट्रेंज क्रिएचर है जो यहाँ रहती है। आई डोंट नो ये कोई एनिमल है या कोई चुड़ैल, बट ये क्रीपी थिंग कैंप्स के अराउंड घूमती है और किसी को शुभ भी नहीं होता कि वो वहीं है अनलेस के वो रोना स्टार्ट ना करे। मे बी वो इवनिंग से ही हमारे कैंप्स के आसपास थी। अब उसने रोना स्टार्ट किया है तो हमें पता लगा है। इधर के लोकल लोगों में इसकी फोक स्टोरीज बहुत फेमस हैं और वो कहते हैं कि ये बर्न कोल खाती है, तो कैंप में जब फायर होती है तो उसकी स्मेल से वो कैंप साइट के करीब आ जाती है। ये सब स्टोरी होती तो भी वहां बहुत खौफ होता, बट हम तो खुद आई विटनेस थे, सो कैंपिंग का सारा मजा खत्म हो गया था। वो रात तो किसी तरह खत्म हुई, बट नेक्स्ट डे हमने डिमांड कर दी कि कोई भी नियरेस्ट होटल में लेकर चलो। वी विल नेवर स्लीप इन ओपन एरिया, जब हम जानते थे वो क्रिएचर या चुड़ैल व्हाटएवर हमारे अराउंड में ही है। मैंने अपनी लाइफ में केवल एक बार कैंपिंग की और दैट वाज एन हॉरिबल एक्सपीरियंस। टिल नाउ मैं जब उस कैंपिंग की फोटोज देखती हूं तो गूज़बम्स आ जाते हैं। डियर शारदा, मैंने येटी के बारे में तो बहुत पढ़ा है कि इंडिया के फॉरेस्ट्स में कई लोगों ने येटी को देखा है। स्पेशली आर्मी पर्सन्स की येटी से रिलेटेड बहुत स्टोरीज हैं, बट ये क्रिएचर जो आपने देखी थी ये मैं शायद पहली बार सुन रहा हूं। आपके जो दोस्त टूरिज्म से रिलेटेड हैं उनको अगर इससे रिलेटेड और डिटेल्स मालूम हो तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, या अगर पॉसिबल हो तो वो मुझे खुद स्टोरी सेंड कर सके तो बेहतरीन हो जाएगा, और उस क्रिएचर की फोटोज मिल जाए तो वो भी जरूर शेयर कीजिए। अच्छा, उमूमन जब लोग इस तरह की स्टोरीज बताते हैं तो मेरा पहला सवाल यही होता है कि उसकी तस्वीर क्यों नहीं खींची आपने, लेकिन उमूमन सबका ही ये जवाब होता है कि उस वक्त तो इस बात का भी होश नहीं रहता कि तस्वीर ली जाए, और ये बात समझ में भी आती है। वेल, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो हमें गिलगित से गुल मोहम्मद ने भेजी है। मेरा खुद का कई बार गिलगित जाना हुआ है। इंतहाई हसीन जगह है पाकिस्तान की, और लोग भी वैसे ही जिंदा दिल। लेकिन जितनी हसीन जगह है वहां की फोकलोर्स भी उतने ही हॉरिबल हैं। चलिए सुनते हैं गुल मोहम्मद के साथ वहां क्या वाकया पेश आया था। मैं अपनी लाइफ का एक सच्चा वाकया शेयर कर रहा हूं जो काफी साल पहले हमारे साथ पेश आया था। हमारे यहाँ गिलगित में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और वहीं हमने कैंपिंग साइट भी बनाई हुई है। जब अब्बू ने ये रेस्टोरेंट खोला था और वहां कैंपिंग स्टार्ट की थी तो मैं उस वक्त ज्यादा बड़ा नहीं था। जिस दिन हमारे कैंप्स हमारे पास डिलीवर हुए तो अब्बू मुझे और भाई को अपने साथ रेस्टोरेंट पे ले गए ताकि हम लोग कैंप्स की सेटिंग करने में उनकी मदद कर सकें। उस वक्त हम लोगों ने रेस्टोरेंट के करीब ही एक फ्लैट जगह को कैंप्स के लिए साफ कर लिया था। कैंप्स लगाने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि हमारे पास लकड़ियां कम हैं जो सारी रात आग जलाने के लिए नाकाफी होंगी, तो हम दोनों अब्बू से पूछकर लकड़ियां चुनने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। साथ ही मेरे भाई ने देसी फिशिंग स्टिक भी ले ली थी और हमने अब्बू को बोल दिया था कि हम लोग फिशिंग करते हुए वापस आएंगे। हम जब नदी के करीब पहुंचे तो मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था। जब तक हमने नमाज अदा की तो अंधेरा फैलने लगा। मैंने भाई को कहा कि आप मछलियां पकड़ लो, तब तक मैं लकड़ियां चुन लेता हूं। मैं उस वक्त दरख्तों से लकड़ियां तोड़ना नहीं चाहता था, बल्कि जो सूखी हुई शाखें टूट कर गिरी हुई थीं उन्हीं को चुन रहा था। लकड़ियां चुनते हुए मुझे हाजत हुई तो मैं वहीं एक जगह पे बैठ गया, लेकिन अचानक से कोई चीज मेरी पीठ पर चढ़ गई और उसके वजन से मैं नीचे गिर गया। गिरते ही गुस्से में मैंने अपने भाई का नाम लेकर चीखते हुए पलटा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैं इस बात से इतना घबरा गया कि जो लकड़ियां चुनी थी वो भी वहीं गिर गई और मुझे भाई का भी ख्याल नहीं आया कि वो वहां अकेला नदी के पास बैठा हुआ है। मैं वहीं से ऊपर की तरफ भागता हुआ अपने कैंप्स के पास पहुंच गया। अब्बू ने मुझे अकेला ऊपर की तरफ आते देखा तो फौरन वहीं से आवाज लगाई कि इब्राहिम किधर है। भाई का नाम सुनकर मुझे एहसास हुआ कि
मैं उसको वहीं छोड़ आया हूं। अब मैं वहीं से दूसरा रास्ता लेते हुए पलट गया, डरता हुआ नदी की तरफ भागा। मुझे ज्यादा डर इस बात का लग रहा था कि भाई को कुछ ना हो जाए। इब्राहिम मुझे दूर ही से वहीं बैठा हुआ नजर आ गया जिधर मैं उसको छोड़ के गया था। अब मैं उसको वहीं बैठा देखकर रिलैक्स हो गया कि सब खैरियत है। जब उसके पास पहुंचा तो वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। मैंने उसको कहा कि अब रहने दो, रात हो गई है, अब्बू वापस बुला रहे हैं। मैं बास्केट उठाकर जैसे ही उसके हाथ से स्टिक लेने लगा, जिसकी डोर अभी भी पानी में ही थी, तो पानी के अंदर से डोर में खिंचाव हुआ। मैंने उसी वक्त खुशी में अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और जोर लगाने लगा, लेकिन फौरन ही पानी में से डोर को इतनी जोर से खींचा गया कि हम दोनों उसके साथ खींचते हुए वहीं गिर गए। मैं फौरन खड़ा हुआ और भाई का हाथ पकड़कर कैंप्स की तरफ दौड़ लगा दी। अब जैसे जैसे हम कैंप्स की तरफ भाग रहे थे, वैसे वैसे दरख्तों के अंदर किसी की हमारे साथ भागने की आवाज आ रही थी। साथ ही जोर जोर से कोई सांस भी ले रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा मेरी टांगें फ्रीज हो रही हैं, लेकिन न जाने कैसे मैं बगैर रुके भाई को खींचता हुआ भागता रहा। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे हमारे गांव का एक लड़का लकड़ियां उठाते हुए जाता नजर आया, तो मैं अपनी पूरी ताकत से उसका नाम लेकर चीखने लगा। उसने फौरन ही हमें ऊपर से देख लिया और उसको नहीं मालूम क्या लगा होगा कि हम क्यों चीख रहे हैं, लेकिन वो फौरन भागता हुआ हमारे पास आया और मेरे भाई को गोद में लेकर मुझे भी घसीटता हुआ ऊपर ले गया। भाई को नहीं मालूम था कि क्या हुआ है, वो बस इस तरह भागने से डरकर रोने लगा था। फिर वो हमें हमारे कैंप्स तक ले आया और अब्बू को बताया कि ये लोग शायद किसी वजह से डर गए हैं। अब चूंकि मेरी और भाई की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और हम लोग रो भी रहे थे, तो अब्बू ने उसी वक्त रेस्टोरेंट बंद कर दिया और हम दोनों को लेकर घर आ गए। अब्बू को मैंने सारी बात बताई कि कोई मेरे ऊपर चढ़ गया था, फिर किसी ने हमारी डोर पानी में खींचकर हम दोनों को गिरा दिया और कोई हमारे साथ साथ दरख्तों में भाग रहा था। अब्बू ने बताया कि अल्लाह की बहुत सारी मखलूक़ात हैं जो ज्यादातर इन्हीं जंगलात में रहती हैं, तो जब भी तुमको हाजत हो एक बार वहां खड़े होकर कह दिया करो कि यहां जो भी है हट जाए, ताकि ऐसी कोई चीज जो वहां मौजूद हो जिसको हम देख नहीं सकते उधर से हट जाए। तो ये थी गुल मोहम्मद और उनके भाई इब्राहिम के साथ गिलगित के जंगलात में पेश आया वाकया। मोहम्मद भाई, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जब भी इस तरह की मुश्किल पेश आए तो 3 बार वहां खड़े होकर कहें जो भी यहां मौजूद है यहां से हट जाए। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरे एक बात समझ नहीं आती कि भाई हम तो तुमको नहीं देख सकते ना, लेकिन तुम तो हमको देख सकते हो, सुन सकते हो, तो भाई खुद ही वहां से हट जाओ। जब एक इंसान को आप नजर नहीं आ रहे तो उसकी क्या गलती है? कसूर तो जिन भाई आपका है। आप सब कुछ देखते हुए भी उधर ही बैठे रहते हैं। बाद में आपके कपड़े नापाक हो जाए या मुंह का जायका बदल जाए तो इंसानों पर ही चढ़ दौड़ते हैं। भाई ये कौन सा इंसाफ है? तो जिन भाइयों, अगर आप लोग सुन रहे हो तो जरा सोचो इस बारे में। क्यों लिसनर्स, आप लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों, नेक्स्ट वाकया है बिलावल का। जी नहीं, ये हमारे हैंडसम बिलावल साहब की बात नहीं हो रही, ये बिलावल कनाडा से हैं। वाकया सुनने से पहले दिल को थाम लीजिए, क्योंकि ये एक डिटेल्ड ईमेल है। बिलावल कहते हैं कि जिस तरह ये कैंपिंग टूर उन्होंने अकेले किया और कैंपिंग के आखिर में हालात इतने बिगड़ गए कि उनको वहां से वापस लौटना पड़ा। मैं हर साल एक बार कैंपिंग जरूर करता हूं। ये वो टाइम होता है जब हम लोग, मतलब मैं और मेरी पार्टनर, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जिस हद तक मुमकिन होता है एक ब्रेक लेते हैं और कनाडा के फॉरेस्ट्स और लेक्स में खो जाते हैं। कनाडा माशाल्लाह इंतहाई हसीन है। अगर आपको कैंपिंग का शौक है, नेचर के दिलदादा हैं, तो समझिए ये जन्नत है आपके लिए। 2018 की बात है। हमें एक झील का मालूम हुआ जो माउंटेन्स के टॉप पर थी और हमने वहीं जाने का प्लान कर लिया था। अब बदकिस्मती ये हुई कि जिस दिन हमें निकलना था, सुबह ही मेरी पार्टनर की मदर की कॉल आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटलाइज हैं। अब वो एक्सक्यूज करके
उनके पास जाने के लिए निकल गई। इधर मैं ऑफिस से छुट्टियां ले चुका था, दूसरा ये कि सामान सारा रेडी था कैंपिंग का। फिर उस जगह को सोच सोच कर एक अलग क्रेज हुआ था, तो मैंने अकेले ही वहां जाने का इरादा कर लिया। अब मैंने अपनी डेस्टिनेशन के करीब ही एक मोटल में अपनी कार पार्क की और अपना सामान लेकर ट्रेल पे निकल गया। अमूमन होता यह है कि हम जब भी ट्रेल्स पर गए हैं तो और भी लोग नजर आ जाते हैं, लेकिन काफी देर चलने के बाद भी मुझे वहां कोई और उस तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा था। एक और मसला यह था कि उस जगह के लिए कोई खास रास्ता डिफाइंड नहीं था, तो ऐसी जगहों पर आपको मैप्स, कंपास, लैंडमार्क्स का सहारा लेना होता है। अब जिन लैंडमार्क्स को ढूंढते हुए मुझे आगे बढ़ना था, उनमें से एक की निशानी ये थी कि वहां 3 बड़े स्टोन से ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, जिसके बारे में ये पढ़ा था कि वहां किसी जमाने में ह्यूमन सैक्रिफाइस की रस्म होती थी। मुझे चलते चलते रात हो गई, लेकिन मुझे वो लैंडमार्क अभी तक नजर नहीं आया। अब मुझे डर हुआ कि मैं सही डायरेक्शन में भी जा रहा हूं या नहीं, तो इसका हल ये था कि मैं रात वहीं स्टे करूं, फिर अर्ली मॉर्निंग वहां से निकलूं। मैंने एक मुनासिब सी जगह देखी और कैंप लगा लिया। टेंट से बाहर आग रोशन की और कमर सीधी करने के लिए टेंट के अंदर जाके लेट गया। शायद 10 मिनट ही हुए होंगे और अभी मैंने सिर्फ आंखें बंद ही की थी कि कुछ गिरने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। फौरन कैंप से बाहर झांका तो जिन लकड़ियों पर आग लगी थी वो सब बिखरी पड़ी थी। मैंने टूना फिश के कुछ केन्स वहीं आग के नजदीक रखे हुए थे ताकि वो गर्म हो जाए, तो मुझे ख्याल हुआ कि शायद उसकी स्मेल से कोई जानवर करीब आ गया है। लेकिन ये भी बता दूं कि सुबह से इस जगह पर मैंने किसी भी जानवर को नहीं देखा था। मैं टेंट से बाहर निकल आया और टॉर्च से इर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन वहां किसी किस्म की कोई हलचल नहीं थी। ये बहुत हैरत की बात थी और यकीन कीजिए मुझे उस वक्त वाकई डर लगने लगा था, क्योंकि किसी ने तो मेरी जलाई हुई आग को बिखेर दिया था और यह हवा से मुमकिन नहीं था। लाजमी मेरे इर्द गिर्द कोई जानवर या कुछ और मौजूद था। जो आग लगी लकड़ियां बिखरी हुई थीं, मैंने पानी डालकर उनको बुझा दिया और टेंट को जिप करके अंदर लेट गया। लेकिन सारी रात जागते हुए गुजर गई। बस मैं यही महसूस करता रहा कि कैंप के बाहर कोई मौजूद है। ऐसे ही जागते जागते सुबह की रोशनी हो गई। अब मेरा टास्क ये था कि मैं रात होने से पहले पहले अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ी ही देर में वो तिकोन शक्ल का लैंडमार्क नजर आ गया और उसके बाद दूसरा लैंडमार्क भी जल्दी ही मिल गया। इस दफा मैं कहीं भटके बिना सही रास्ते पे था और जितना मैंने सोचा था उससे पहले ही मैं लेक तक पहुंच गया था। जहां लेक मेरी सोच से ज्यादा हसीन थी, वहीं एक और बात से मैं परेशान हो गया। मेरा ख्याल था कि मुझे वहां कई लोग मिलेंगे, लेकिन अजीब बात थी कि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। फिर भी मैंने वहां कैंप लगा लिया और फिर कुछ फोटोग्राफ्स लेने लगा। अब जैसे जैसे अंधेरा होने लगा तो मैंने आग जला ली और वहीं बैठकर अपने साथ लाई बुक्स पढ़ने लगा। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जिधर ये झील दिन में इंतहाई हसीन लग रही थी, अंधेरा होने के बाद वही झील अब बेइंतहा क्रीपी लग रही थी। हर तरफ अंधेरा था, जंगलात थे, पहाड़ियां थीं, बीच में उस झील का पानी और उसके ऊपर चमकते हुए चांद का अक्स। मैं तो हर साल ही कैंपिंग करता था, ये मेरा मामूल था। मैं इससे पहले कई बार अकेले कैंपिंग कर चुका था, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। मैं किताब तो पढ़ रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल भी उसमें नहीं था। वहां का माहौल मुझे एहसास दिला रहा था कि बज़ाहिर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां मैं अकेला नहीं हूं। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसी आवाजें आती जैसे पीछे दरख्तों के बीच कोई चल रहा हो। मैं उस जगह को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा था। उस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मुझे अपना मोबाइल फोन एटलीस्ट साथ रखना चाहिए था।
फाइनली मैं वहां से उठा और बाइनोकुलर से देखने लगा कि शायद कहीं आसपास कोई रोशनी नजर आ जाए तो मैं उस तरफ चला जाऊं। लोग नजर आएंगे तो डर कम होगा। लेकिन मुझे कहीं कोई रोशनी नहीं दिखी। मैं फिर अपने टेंट में जाकर उसको अंदर से जिप करके लेट गया। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा जागने की वजह से मुझे फौरन ही नींद आ गई। शायद आधा एक घंटा ही हुआ होगा कि मेरी कुछ घबराहट से आंख खुली। मैं जैसे ही सीधा हुआ, मैंने देखा कि कोई मेरे टेंट के बाहर खड़ा था जो मेरे हिलने से भागा है। मैंने फायर की रोशनी में साफ उसका शैडो देखा था। मैं टॉर्च उठाकर फौरन कैंप से बाहर निकल गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो जगह एक खुला मैदान था। अगर कोई भागता तो कहीं छुप नहीं सकता था। और फिर मैंने एक ऐसी चीज देखी जिससे मेरी रूह तक कांप गई। आग की रोशनी में मेरे कैंप के हर तरफ छोटे छोटे पैरों के निशानात थे। जैसे कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मेरे कैंप के इर्द गिर्द खड़े थे। अब आप सोचिए, रात का वक्त था। मेरे सामने एक झील थी जिसका पानी रात की तारीकी में काला हो रहा था। उस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और चारों तरफ घने जंगलात। और इस सारे मंजर में मेरे टेंट के इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे कदमों के निशानात थे। मजे की बात यह कि मेरे अलावा हकीकत में वहां कोई और नहीं था। उस वक्त मुझे यही मुनासिब लगा कि मैं टेंट के अंदर ही रहूं। मैं वापस अपने टेंट के अंदर जाके बैठ गया। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि मैं अपने साथ पंज सूरा रखता हूं और उस वक्त वो मेरे सबसे ज्यादा काम आया था। मैंने बैग से निकालकर थोड़ी तेज आवाज में तिलावत शुरू कर दी और उससे मेरा डर थोड़ा कम होना शुरू हुआ। मैं अपना डर भगाने के लिए जोर जोर से तिलावत करता रहा, हत्ता कि सुबह हो गई। जैसे ही मुझे टेंट से बाहर सूरज की रोशनी नजर आई, मैंने फौरन अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरे टेंट से काफी चीजें मिसिंग हैं, जैसे आग जलाने का सामान, मेरी नाइफ और टूना फिश के केन्स। हालांकि ये सब चीजें टेंट के अंदर थीं और मैं सारा वक्त टेंट में ही था या उसके बाहर बैठा था, उससे दूर कहीं भी नहीं गया था। शायद जिसने भी वो चीजें गायब की थी वो उस वक्त मेरे टेंट में आया था जब मेरी आंख लगी थी, या शायद कोई ऐसी मखलूक वहां थी जिसने मुझे हिप्नोटाइज करके वो चीजें वहां से उठा ली थी और मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। जब मैं झील पे पहुंचा था तब मेरा इरादा था मैं इधर 2 दिन रुकूंगा, लेकिन एक रात में ही मैं इतना डर गया था कि मुझे फौरन वहां से निकलना था। अब वापसी का रास्ता मुझे अच्छी तरह पता था, तो यकीन मानिए मैंने मोटल तक का रास्ता तकरीबन भागते भागते तय किया और ऑलमोस्ट अंधेरा होने तक मैं अपनी कार के करीब पहुंच गया था। वापसी के सारे रास्ते भी कोई मेरे आसपास मौजूद था। जब मैं भागता तो मुझे महसूस होता कोई मेरे साथ भाग रहा है। जब जब मुझे आवाज आती मेरी बॉडी डर से कांपने लगती। हद ये थी कि घर पहुंचकर भी इस ट्रॉमा से निकलने में मुझे काफी दिन लग गए। मेरी नींद ही उड़ गई थी। मुझे हर वक्त महसूस होता कि मेरे रूम में भी मेरे अलावा कोई मौजूद है और घर के बाहर भी विंडोज से कोई मुझे देख रहा है। ये मेरी कैंपिंग जर्नीज का एक ऐसा वाकया है जो ना तो उससे पहले मेरे साथ कभी हुआ था और न उसके बाद आज तक हुआ है। इंटरनेट पे सर्च करने से पता लगता है कि उस जगह से रिलेटेड कई कहानियां मशहूर हैं जिन पर मैं श्योर हूं कि वो सब मेरी तरह सच्ची होंगी। ओ डियर बिलावल, बहुत डिटेल्ड और क्रीपी वाकया भेजा है आपने। मैं पढ़ते पढ़ते खुद को उस जगह महसूस करता रहा। बिलावल, आप उस झील और उस एरिया का नाम बताना भूल गए। पॉसिबल हो तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने कहा कि आपने वहां पे फोटोज भी ली थी, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप वो फोटोज मेरे साथ शेयर कर दें? अगर ऐसा होगा तो मैं भी उस मंजर को फील कर पाऊंगा अच्छी तरह से कि उस रात आपको कैसा महसूस हुआ था।
तो चलते हैं अब एक और वाकये की तरफ। आसिफ यूएई में बैंक में जॉब करते हैं और वहीं मेरी उनसे दोस्ती हुई थी। आसिफ वैसे तो कनाडियन नेशनल है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ यूएई में रह रहे हैं और उनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद पाकिस्तान से है। एक बार हमारा रासुल खैमा में कैंपिंग का प्लान बना था और वहीं आसिफ ने यह वाकया सुनाया था। आसिफ कहते हैं कि 2014 समर का वक्त था। मुझे कैंपिंग करना पसंद है और मैं कोई मौका जाने नहीं देता। कैंपिंग के दौरान मुझे सबसे ज्यादा रात का वक्त अच्छा लगता है, जब सब सो चुके हों और मैं खामोशी में अकेला लेटकर आसमान को देखता रहूं। जिस वक्त का ये वाकया है, उस वक्त मैं एक यूनिवर्सिटी फेलो के साथ अपना रूम शेयर कर रहा था। मेरे यूनिवर्सिटी फेलो का नाम क्रिस था। क्रिस आउटडोर एक्टिविटीज में इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन मेरा कैंपिंग पर कैजुअल जाना हुआ करता था। अब होता यूं है कि मैं कैंपिंग के लिए निकलता हूं अपने रूममेट के साथ। हम जब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वो मामूल से ज्यादा ही क्राउडेड थी। हमने वहां स्टे नहीं किया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते रहे ताकि कोई सुनसान सी जगह ढूंढी जाए। अब एक जगह हमें नजर आई जिधर शॉप्स के साथ सिर्फ 3 कार्स पार्क थी। हमने उस साइड पर शॉप्स के साथ ही अपनी कार पार्क कर दी। जिस जगह हम रुके थे, मालूम हुआ कि वहां कैंपिंग के लिए कोई खास जगह मखसूस नहीं है। रैंडमली आप किसी भी जगह टेंट्स लगा सकते हैं। हम कार पार्क करने के बाद तकरीबन 3 घंटे तक हाइकिंग करते रहे। एक जगह हम लोगों को काफी मौसू लगी तो टेंट्स लगा लिए। जिस जगह हमने अपने टेंट्स लगाए थे वहीं करीब में ही पानी के चश्मे से एक छोटी सी झील बनी हुई थी। कैंप्स लगाने के बाद हम दोनों ने फायर पिट के लिए लकड़ियां ढूंढी और मैंने क्रिस को आग लगाना सिखाई। बस इसी तरह टाइम पास करते हुए रात हो गई। क्रिस जल्दी सो गया, लेकिन मैं ओपन एरिया में लेटकर आसमान देखता रहा। आसपास के एरिया से जानवरों की मुख्तलिफ आवाजें आ रही थीं, जिसका मैं आदी था। आप जब फॉरेस्ट के करीब कैंपिंग करेंगे तो ये आवाजें उस माहौल को और खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन एक खास आवाज से मैं चौंक गया था। वक्फे वक्फे से इस तरह की आवाज आ रही थी कि लग रहा था कि कोई बेयर टाइप का जानवर यहां करीब ही है। वहीं लेटे लेटे किसी वक्त मेरी आंख लग गई थी और फिर सुबह की रोशनी से खुली। क्रिस तो मुझसे पहले ही जाग चुका था और मेरे जागने का वेट कर रहा था। हम लोगों ने अपना सामान समेटा और आगे चलने लगे। हमारा इरादा था झील के दूसरी तरफ जाने का। दोपहर तक हम उसको पार कर चुके थे और तब अचानक क्रिस ने मुझे रोकते हुए एक तरफ इशारा किया तो तकरीबन 10 से 12 फुट के फासले पर एक दरख्त पर कपड़े टंगे हुए थे। हम चौंक इसलिए गए थे क्योंकि हमें कल रात से अंदाजा हो चुका था कि इस एरिया में हमारे अलावा कोई नहीं है अभी। अब जब किसी और के होने का भी एहसास हुआ तो हमें अच्छा फील होने लगा। हम वहां करीब हुए तो एक बैकपैक मिला जो बिल्कुल फटी हुई हालत में था। मैंने क्रिस को बताया कि मुझे रात में बियर की आवाज आई थी और शायद हम लोग उसकी टेरिटरी में आ गए हैं। जो भी यहां कैंपिंग कर रहा था उसको शायद बियर ने नुकसान पहुंचाया है। मैंने बैग की तलाशी ली ताकि जो भी कैंपिंग कर रहा था उसकी डिटेल्स मिल जाएं, लेकिन बैग में ऐसी कोई आईडी वगैरह मौजूद नहीं थी। अब मुझे एक और बात का अंदाजा हुआ कि जमीन पर जगह जगह ब्लड के निशान हैं। खून के निशान देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि मामला कुछ सीरियस है। मैं उसी वक्त क्रिस के साथ वहीं से पलट गया, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर थे जिधर एक से ज्यादा बियर हो सकते थे और उनमें से कोई किसी वजह से गुस्से में था जो शायद एक इंसान की जान भी ले चुका था। हम जल्दी जल्दी उस रास्ते पे चलने लगे जिधर हमारी कार पार्क थी। क्रिस मुझसे ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसके लिए ये पहला मौका था और पहली ही दफा इस तरह के हालात हो गए थे। हम दोनों डर से कभी तेज तेज चलते कभी भागते हुए उन शॉप्स तक पहुंच गए। वहीं एक रेस्क्यू रेंजर का ऑफिस था। उनको सारी डिटेल्स बताकर हमने फटा हुआ बैकपैक भी उनको दे दिया और हमारे सामने ही वो लोग हमारी बताई हुई जगह पर सर्च करने के लिए चले गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने कहा कि इस एरिया में बेयर नहीं होते हैं और जो मार्क्स उस फटे हुए बैकपैक पर हैं वो भी बेयर के हाथों के नहीं हैं।
हमने उनसे सवाल किया कि अगर बेर नहीं है तो फिर ये किस जानवर के निशानात लग रहे हैं। जवाब में वो सिर्फ हमको देखते रहे, जैसे जवाब जानते हो लेकिन बताना नहीं चाहते, या फिर शायद बताने पे पाबंदी थी। हम दोनों तकरीबन 4 घंटे और अपनी कार में वहीं रुके रहे, क्योंकि भागने की वजह से हम थक गए थे और फिर हमारे सामने ही रेंजर्स की टीम वापस आ गई। लेकिन उनका कहना था कि ना तो उनको किसी जगह पर कोई टेंट लगा हुआ दिखा और ना ही कोई कपड़े मिले हैं, जबकि हमने उनको मैप में एग्जैक्ट लोकेशन बता दी थी, लेकिन उनके मुताबिक वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रेंजर्स पर यकीन नहीं करूं या अपनी आंखों पर। अगर रेंजर्स हमसे कोई बात छुपा रहे थे तो उसकी क्या वजह थी, और अगर वाकई वहां जो कुछ हमने देखा था अब मौजूद नहीं था तो उसकी क्या वजह थी, और वो टेंट और वो कपड़े कहां गायब हो गए थे, वो ब्लड के निशान अब किधर चले गए थे। वहां से हम लोग वापस हो लिए और मैं कई दिन तक न्यूज़ चेक करता रहा कि शायद किसी मिसिंग पर्सन की न्यूज़ मिल जाए जो उस तरफ गया था, बट ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली। रब जाने वहां क्या हुआ था, बट ये मेरी कैंपिंग लाइफ के हॉरिबल इंसिडेंट्स में से एक है जिसने मुझे भी कई दिन तक कैंपिंग पर जाने से रोके रखा था। तो दोस्तों, अब एक लास्ट ईमेल पढ़ते हैं जो मोहम्मद उमर ने कराची से भेजी है। लिखते हैं कि ये मेरी लाइफ में गुजरा एक ऐसा खौफनाक वाकया है जिसकी वजह से दोबारा मेरी कैंपिंग पर जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। मैं चौके कराची का रिहायशी हूँ और कभी लाइफ में कैंपिंग नहीं की थी, बस मूवीज में ही देखकर हसरत होती थी। और इस हसरत का जिक्र मैं अक्सर ही अपने वालिदैन और भाइयों से करता था कि हम लोग पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में क्यों नहीं जाते। ये पिछले साल 2022 की बात है। मेरे बड़े भाई सऊदी अरब से छुट्टियों पर आए हुए थे। अब कराची में रहने वाले यहाँ के हाल से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि यहाँ कोई ढंग की पिकनिक की जगह बाकी नहीं रही है, तो फैसला हो गया कि हम नारान काखन घूमने चलते हैं। और फिर हम लोग नारान पहुंच गए, जिधर हमें नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग करनी थी। जब हम वहां पहुंचे तो पहली रात ही होटल में स्टे किया, जिधर इत्तेफाक से मुझे अपने स्कूल का एक दोस्त मिल गया जो टूर कंप्लीट करके वापस जा रहा था। उसको मैंने एक्साइटमेंट में बताया कि हम लोग नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग करेंगे। उसने उल्टा मुझे डराना शुरू कर दिया कि अजीब अजीब कहानियां सुनाने लगा। उसका कहना था कि ये जगह बहुत हॉन्टेड है और ऑलमोस्ट हर ग्रुप के साथ कुछ ना कुछ वाकयात होते हैं। जब मैंने अम्मी को ये बात बताई तो वो और नाराज़ हो गई, क्योंकि वो शुरू से ही कैंपिंग के खिलाफ थी। उनका कहना था कि यह भी कोई तफरीह है कि जंगल में जाकर सो जाओ, यहाँ आंखें फाड़े अंधेरे में इधर उधर देखते रहो। हम जब टूरिस्ट के साथ अपनी कैंपिंग साइट पर पहुंचे तो वहाँ टेंट पहले से ही लगे हुए थे। हम सब ने अपने अपने टेंट्स डिसाइड कर लिया और मेरी बदकिस्मती के मुझे जो टेंट मिला था वो कैंप में सबसे आखिर में था, और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा दरख्त था जो झुककर पूरा टेंट के ऊपर आया हुआ था। उस रात सर्दी बहुत थी और हवा भी तेज चल रही थी। हमें वहां 2 दिन 2 रात के लिए रुकना था। खाना खाकर बातें करते करते हम थक गए थे, अपने अपने टेंट्स में चले गए। लेकिन मैं टेंट के पीछे दरख्त की तरफ बैठकर सबसे छुपकर सिगरेट पीने लगा। जंगल का भी एक अलग ही एटमॉस्फेयर, एक अलग ही समा था जो मैं पहली बार महसूस कर रहा था। सन्नाटा इतना था कि दरख्त के पत्तों के सिवा किसी जानवर तक की आवाज नहीं आ रही थी। इंतहा की ठंड बढ़ चुकी थी। एकदम मैं अपने भाई की आवाज से चौंक गया, जो मुझे टेंट के अंदर ना पाकर आवाज ही दे रहा था। मैं जल्दी से सिगरेट बुझाकर भाई के पास चला गया। फिर जहां फायर कैंप हो रही थी हम उधर जाकर बाकी लोगों के साथ बैठ गए। उस वक्त वहां हम दोनों को मिलाकर 6 लोग बैठे थे। थोड़ी देर में भाई उठकर आसमान पर चमकते बेपनाह सितारों की तस्वीरें लेने लगा। फिर मेरी तरफ पलटकर उन्होंने एक तस्वीर ली। अभी तस्वीर ली ही थी कि एकदम चौंक कर मेरे पास भागते हुए आया और मुझे वहां से हटाकर इधर उधर देखने लगे। फिर भाई चारों तरफ की तस्वीरें खींचने लगे। हालांकि जिधर आग जल रही थी उधर तो थोड़ी रोशनी थी, बाकी जगह तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। भाई मेरे नजदीक आकर कहने लगे, उमर ये देखो, ये क्या सीन है।
अब मैंने जो कैमरे में तस्वीरें देखी तो हर तस्वीर में हम लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारी रोशनी की बॉल्स थीं, जो कि एक्चुअली वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ तस्वीरों में नजर आ रही थी। वहाँ पर जो लड़के बैठे हुए थे हमने उनको भी दिखाई। कोई देखकर चौंक गया, कोई कहने लगा ये फायर की वजह से ऐसी रोशनी आ रही है। उन्हीं लड़कों में से एक ने कहा कि जिन्नात कैमरे में इसी तरह रोशनी के दायरों की सूरत में रिकॉर्ड होते हैं। खैर, मैं और मेरा भाई हम दोनों मेरे टेंट में आकर बैठ गए। भाई मेरे उन चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हो गए थे और वो टेंट के अंदर, टेंट के बाहर की तस्वीरें बार बार खींच कर देख रहे थे। जो बात हमको डरा रही थी वो थी कि वो रोशनी के दायरे सिर्फ आँख के पास नहीं थे, बल्कि अंधेरे दरख्तों पर भी कैमरे से नजर आ रहे थे। मैंने भाई को कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ का वेदर ही ऐसा है, यह हवा में ज़र्रात हैं जिनकी रिफ्लेक्शन कैमरे में आ रही है। लेकिन हकीकत में मैं भी भाई की तरह अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा था। हम दोनों वहीं पे टेंट में लेट गए। थोड़ी देर बाद हम दोनों वहीं टेंट में लेट गए। मैं सीधा होकर लेटा हुआ था और भाई करवट से लेटे थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो टेंट ऐसी जगह था कि उसके ऊपर एक दरख्त पूरा झुका हुआ था। बाहर फायर की थोड़ी रोशनी हो रही थी जिससे दरख्त का साया नजर आ रहा था। एकदम मैंने देखा कि उस दरख्त के साए में से एक फेस की तरह का साया टेंट के करीब आ रहा है। वो टेंट के करीब आया है और जैसे वो ज्यादा करीब हुआ वो बिल्कुल एक फेस ही था, लेकिन सिर्फ उसका साया ही मुझे दिख रहा था। मैंने भाई को हिलाकर जगा दिया और उसकी तरफ इशारा किया तो भाई, जो पहले ही डरे हुए थे, फौरन टेंट से बाहर निकल गए। अभी भाई टेंट से बाहर निकले होंगे और वो जो साया था वो भी एक सेकंड में ही मेरे सामने वहीं से गायब हो गया। मैं भी डरकर टेंट से बाहर आ गया। इधर उधर देखा तो सामने आग जल रही थी, लेकिन वहां जो लड़के पहले बैठे थे अब मौजूद नहीं थे। मैंने भाई से कहा कि हम अम्मी अब्बू के पास चलते हैं, लेकिन भाई ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अम्मी अब्बू के सामने इस बात का कोई तस्करा न करो। खैर, हम उनके पास चले गए। वो लोग भी इत्तेफाक से जाग रहे थे। अम्मी का कहना था कि उनको बहुत घबराहट हो रही है और बहुत खौफ महसूस हो रहा है। ऐसे जंगल में कोई कैसे सुकून से सो सकता है? यहाँ अल्लाह की बनाई हुई न जाने कितनी मखलूक होंगी। हम अपने घर छोड़कर उनके घरों में आकर बैठे हुए हैं। यहाँ किसी को सुकून की नींद कैसे आ सकती है? खैर, बातें करते करते मेरे मुंह से वो बात भी निकल गई जो मेरे और भाई के साथ हुई थी, और फिर तो अम्मी और ज्यादा डर गई। डरते डरते हमने वो रात वहां कैसे गुजारी ये हम ही जानते हैं। फिर सुबह हमने अपने टूर गाइड से बात करके अपने कैंपिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और एक होटल में शिफ्ट हो गए। उल्टा हम लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, लेकिन मैं, भाई और अम्मी हम तीनों बहुत डर गए थे। मैंने बाकायदा अपनी खुली आंखों से एक फेस को टेंट के ऊपर देखा था जो मेरे सामने ही एक सेकंड में गायब हो गया था। तो बस, बाकी तो हमारा टूर बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो कैंपिंग की रात ऐसी थी कि आज मुझे कोई फ्री में भी कैंपिंग ऑफर करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। उमर मेरे भाई, मैं आपको एक बात पे टोकना चाहता हूं, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा। आपने अपनी स्टोरी के दौरान रंग बिरंगी चूजों वाली जो बात कही है ना, वो मैं समझ गया हूं कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने उन लाइंस को स्टोरी से काट दिया है। और मेरा ख्याल है कि आप ऐसा ना सोचें और ना ही किसी को कोई ऐसा नाम दें। इससे आपस में इख्तिलाफात के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई मुल्कों में घूम चुका हूँ, वहां काम कर चुका हूँ और मैं अच्छी तरह से लोगों की नफ्सियात से वाकिफ हूँ। इंसान जो है ना, वो हमेशा आसानी ढूंढता है। जिधर उसको मौका मिलेगा वो वही करेगा जिसमें उसकी आसानी हो, और फिर इसी तरह मुआशरे का निज़ाम बिगड़ता है। फिर मुआशरे को बैलेंस रखने के लिए ही तो कानून बनाया गया है। मेरी नज़र में किसी भी सिटीजन से ज्यादा उस कंट्री में लाकानूनियत की वजह से मुआशरा बिगड़ रहा होता है। वही लोग जो आपको गन फैलाते, तफरीही मकामात पर कचरा फैलाते नजर आते हैं, बदतहसीबी करते नजर आते हैं, वही लोग आपको गल्फ में इंसान बने नजर आएंगे। उसकी क्या वजह है? गल्फ और यूरोप में जाकर उनके अंदर का इंसान नहीं जाग जाता कि वो लोग तहजीब में आ जाते हैं, बल्कि वो कानून से डरकर सीधे होते हैं। तो इसलिए मैं उनसे ज्यादा हमारे मुल्क में
कानून के अमल दरामद ना होने को कसूरवार समझता हूं। आपके शहर में कानून के दायरे हैं, सब है, लेकिन वो लोग सो रहे हैं, अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे, इसलिए आपका शहर तबाह हो रहा है। पहले भी आपके शहर में पूरे मुल्क से लोग आते थे, लेकिन चौके कानूनदान जाग रहे थे तो सब ठीक था। अब जब वो लोग गफलत का शिकार हैं तो तबाही मची हुई है। तो प्यारे भाई, ऐसा मत सोचिए। जिस तरह आपका शहर बड़े दिल वालों के नाम से मशहूर है, उसी तरह अपने दिल लोगों के लिए खुले रखिए। तो दोस्तों, ये था आज का हॉरर आवर। उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे, और अगर पसंद आए तो उसका इजहार भी कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दुनिया भर को शेयर कर दीजिए। एक ही दिन में 10-12 हजार सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए मेरे। आई एम सॉरी फॉर बैड जॉक, बट अगर ऐसा हो जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है। तो लिसनर्स, जल्द ही मिलने के वादे के साथ जुदा होते हैं। अपना और अपने आसपास सब लोगों का ख्याल रखिएगा। सी यू सून। बाय।